Hello, guys. So, we are doing a revision of a very important topic in executive, that is accounting standard 21, जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है. तो अगर हम इसके रिवीजन को चालू करें तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का वेटेज रखता है. अभी रिसेंटली जो दिसंबर 2021 की एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर भी इसका 5 मार्क्स का ओवरऑल वेटेज था. तो आपकी कॉपीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि हम आपकी कॉपी का ही पूरा सीक्वेंस डिस्कस करेंगे रिवीजन के अंदर. इट्स ए कैटेगरी टॉपिक, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चों को इसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्जीक्यूटिव का लेवल बहुत ईजी है इस चैप्टर का. आप इसको सी ए इंटर से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि सी ए इंटर में इसी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है. तो इट इज़ बेसिकली फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट. तो ये सी ए इंटर के लिए नहीं है, सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए है. व्हाट इज़ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट? मर्ज और कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर कंपनीज. 2 कंपनीज अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज कर दे, वन कंपनी इज़ ए होल्डिंग कंपनी एंड अनदर कंपनी इज़ ए सब्सिडरी कंपनी, दोनों का एक साथ अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाया जाए तो हम उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन. सो ऑफ कोर्स holding company is controlling a subsidiary company, so their financial statement is actually consolidated. Now I think everybody knows that control creates by 2 different methods. First is voting power and second is control over the board of directors. So of course आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स हो तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं. अब बेसिक बैलेंस शीट हम कैसे मर्ज करते हैं, बहुत ईजी तरीका है. ये कंपनी जो है ये होल्डिंग है और ये कंपनी सब्सिडरी. अब खास बात होगी कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में जाके मर्ज होगी. कौन बड़ा है? होल्डिंग बड़ा है. कौन पप्पा है और कौन बच्चा है? सर ये बच्चा है और ये पप्पा है. तो ऑफकोर्स होल्डिंग में जाके सब्सिडरी मर्ज होगी. एंड दैट्स वाई हम शेयर कैपिटल तो हमेशा इसी की लेंगे. मतलब कंपनी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें शेयर कैपिटल सिर्फ इसकी आएगी. इसकी शेयर कैपिटल जो है वो इस बैलेंस शीट में जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी. तो फिर इसका क्या होगा सर? अब उसका एडजस्टमेंट अपने को समझना है. सबसे पहले हम इन दोनों को कंसोलिडेट कैसे करें. तो इसकी शेयर कैपिटल 10 लाख है, वो मैं सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में लिख देता हूँ 10 लाख रुपए की. ये आ गई 10 लाख की कैपिटल. इसका जो एसेट है वो है 10 लाख का और इसका जो कैश है वो है 4 लाख रुपए का. अब ये जो एच लिमिटेड है इसने ये कैश में जाके शेयर्स खरीदे. मतलब इसने अपने 4 लाख रुपए का कैश दिया और बदले में ये शेयर ले लिए. तो देखा जाए तो इसके पास नेट आपके पास कैश कितना बचा होगा या एसेट्स कितनी बची होगी? 6 लाख रुपए की. और इसके 4 लाख की एसेट यहाँ जाके मर्ज हो जाएगी. तो प्रैक्टिकली इसका एडजस्टमेंट ये होगा कि इसके पास 6 लाख रुपए का कैश बचा है और इसके पास 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट बचे हैं, जबकि इसके पास 4 लाख रुपए का कैश था. तो अगर हम मर्ज करें तो हमारे पास टोटल मिला के 10 लाख का कैश हो जाता है. उसके जो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट इधर पड़े हुए हैं ये हम हमारी गुडविल कैलकुलेशन में ले जाएंगे और इसमें से इसकी इक्विटी माइनस कर देंगे. एक और बार देख लो मैंने क्या करा है. सबसे पहले 10 लाख की शेयर कैपिटल जो कंसोलिडेशन में जो होल्डिंग कंपनी की वो यहाँ लिख दो. ये लिख दी सर. इसके बाद ये देखो कि इसकी 10 लाख की कैश में से क्या बचा सर. इसके अल्टीमेटली जब इसने इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए होंगे तो इसकी सिंगल बैलेंस शीट में 6 लाख की कैश बची होगी और 4 लाख के इसके इन्वेस्टमेंट्स बचे होंगे. ये खरीदने के बाद के एडजस्टमेंट्स है. अब देखा जाए तो इस कंपनी के पास 6 लाख की कैश बची है और इससे कैश कितनी आ रही है? 4 लाख. मतलब अब टोटल मिला के कैश हो जाएगी 10 लाख. तो सर ये 10 लाख की कैश आ गई. अब ये जो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं ये कट हो जाएंगे इस 4 लाख की गुडविल से और सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल से. और हम बोलेंगे कि हमने 4 लाख के इन्वेस्टमेंट किए हैं और बदले में 4 लाख रुपए वाली कंपनी हमने खरीदी है. तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए चला जाएगा हमारे वर्किंग नोट के अंदर और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल चला जाएगा वर्किंग नोट के अंदर. इस केस में आपने एक्चुअली जितना पैसा दिया है उतनी की कंपनी आपके पास आई है, इसलिए गुडविल अपने आप ज़ीरो हो जाएगी. तो प्रैक्टिकली हुआ क्या, मेरे पास 10 लाख की कैपिटल बची और दोनों की मिला के कैश 10 लाख रुपए बची. जो 4 लाख मैंने इन्वेस्ट किए थे वो 4 लाख उसकी शेयर कैपिटल से कट गए. तो अल्टीमेटली उसकी गुडविल कितनी हो गई? ज़ीरो. और अगर यहाँ गुडविल होती तो मैं इस बैलेंस शीट के अंदर फाइनली गुडविल लिख देता ज़ीरो अमाउंट की. पर अभी गुडविल है ही नहीं तो मुझे गुडविल लिखने की ज़रूरत है ही नहीं. तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन रिविजन स्टार्ट करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर ये शेयर 100 की जगह 120 रुपये के खरीदे होते हैं तो इसका एडजस्टमेंट्स कैसे होता है. सबसे पहले सुनना. अगर मैंने 120 रुपीज़ में शेयर खरीदे, मतलब 10 लाख की मेरी कैपिटल है, मैंने 4,80,000 रुपये में शेयर खरीदे तो मेरे पास 5,20,000 रुपये का ही कैश बचा है और 480 के इन्वेस्टमेंट है, जबकि इधर कैपिटल 4 लाख की है और इसका कैश 4 लाख की है. तो अब बताओ सबसे पहले इसका क्या करेंगे? मर्जिंग चालू करें इसको तो कैसे चालू करेंगे आप बताओ. सर सबसे पहले शेयर कैपिटल उठा के ले लूँ. किसकी शेयर कैपिटल? होल्डिंग की सब्सिडरी की? हमेशा सिर्फ होल्डिंग की. सब्सिडरी की कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल में मर्ज नहीं होती है बेटा. तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल ले लेते हैं 10 लाख रुपए की. दोनों का कैश मर्ज कर दें. यस सर, 520 एंड 4 लाख दोनों का कैश मर्ज कर देंगे 920 का.
सबसे खास बात है सर क्या होगा इन्वेस्टमेंट का, तो 4,80,000 रुपीज़ के जो इन्वेस्टमेंट है उसके बदले में कैपिटल तो 4 लाख रुपये ही है। तो हम ये बोलेंगे कि हमने 4 लाख की कंपनी के लिए 4,80,000 रुपये दिए, तो हाउ मच इज़ माई गुडविल? 80,000 रुपीज़। इस गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं कि आपको कंट्रोल हासिल करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, 4 लाख के बदले में 4,80,000 रुपये देने पड़े, तो यहाँ पे हमारी गुडविल आ जाएगी 80,000 की। देखा जाए तो सारे ट्रांजैक्शन कट हो गए। कैसे सारे ट्रांजैक्शन कट हो गए? मैंने 10 लाख की शेयर कैपिटल को ले लिया, मैंने 520 और 4 लाख की कैश को ले लिया, मैंने 480 के इन्वेस्टमेंट को गुडविल कैलकुलेशन में ले लिया, और मैंने 4 लाख की शेयर कैपिटल को भी गुडविल कैलकुलेशन में ले लिया। सबका इफेक्ट आ गया, तो अल्टीमेटली मेरी ये वाली बैलेंस शीट भी अपने आप टैली हो जाएगी और यहाँ पे 80,000 रुपये का गुडविल दिख जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं सर। तीसरा एग्जाम्पल में AB 2 कंपनीज़ हैं, इसकी कैपिटल है 15 लाख रुपए, इसके पास एसेट है 10 लाख के और 5 लाख इसने B में इन्वेस्ट किए हुए। इसकी शेयर कैपिटल 4 लाख की है। ओके, आपने 4 लाख की चीज़ के लिए 5 लाख इन्वेस्ट किए, ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा मेरी 15 लाख की शेयर कैपिटल यहाँ आ जाएगी। इसकी एसेट और इसके एसेट मिला के मेरी एसेट्स हो जाएगी 14 लाख, और 5 लाख में से 4 लाख हटा दे तो मेरी गुडविल बच जाएगी 1 लाख रुपये की। कितना ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है सर ये तो। वर्किंग नोट बनाएंगे तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4 लाख रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल, गुडविल कितना बच जाएगा? 1 लाख रुपये का। अब इसमें हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऐड करते हैं, और वो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सर ये दोनों में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब, मान लीजिए 1 अप्रैल को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू हुआ है, आपने कंपनी के शेयर एक्वायर किए हैं सितंबर में, और कंपनी ने इसके बाद भी अपना बिजनेस कंटिन्यू किया है, तो आप कंपनी की होल्डिंग किस दिन से बने? सितंबर से। उसके पहले आप उसकी होल्डिंग नहीं थे। तो इसके पहले जो कमाया हुआ प्रॉफिट है वो देखा जाए तो कमाया हुआ नहीं है, वो खरीदा हुआ प्रॉफिट है। क्योंकि सामने वाला जब मुझसे पैसे लेगा तो वो मुझसे सिर्फ अपनी शेयर बैलेंस शीट के पैसे नहीं लेगा 31 मार्च तक के, इस दौरान कमाए गए प्रॉफिट के भी पैसे मुझसे लेगा। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग होने के बाद कमाया हुआ प्रॉफिट कभी भी आपका परचेज प्रॉफिट नहीं है, वो तो आपका खुद का अर्नड प्रॉफिट है। तो प्री एक्विजिशन मतलब मैं जिस दिन होल्डिंग कंपनी बना उसके पहले का प्रॉफिट, पोस्ट मतलब जिस दिन मैंने होल्डिंग लिया उसके बाद का प्रॉफिट। तो ये तो मैं पार्टनर हो गया भैया, इस दिन के बाद से तो मैं जो भी कमाऊंगा वो मेरे लिए एक तरह से पार्टनरशिप है। लेकिन इसके पहले जो भी कमाया है उसे हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन, और वो देखा जाए तो मेरा परचेज ही है, मैंने प्रॉफिट को खरीदा है, और इसीलिए वो भी हमारे गुडविल कैलकुलेशन में से माइनस होगा। तो वॉट एवर इज़ द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम माई गुडविल, क्योंकि वो भी मेरे परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। तो अगर मैंने 4.5 लाख रुपए की चीज़ खरीदी, जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है। मेरे पास 3 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, सब्सिडरी के पास में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और 4 लाख रुपए की इसके पास में एसेट्स है। ठीक है, अब मैंने 4.5 लाख रुपए में 1 अप्रैल को ये कंपनी खरीद डाली, और ये आपका 31 मार्च का बैलेंस शीट है। मतलब 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट कमाया हुआ दिख रहा है, पूरा प्री एक्विजिशन हो गया, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को 4.5 लाख में बैलेंस ये कंपनी खरीदी है। तो इसके पहले का सारा कमाया हुआ प्रॉफिट प्री एक्विजिशन हो गया। तो मैं अब ये बोलूँगा कि मैंने 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल के लिए भी दिए होंगे और 1 लाख रुपए P&L के लिए भी दिए होंगे, तो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू 4 लाख रुपए, जिसके लिए मैंने 4.5 लाख रुपए दिए। तो मैं 50,000 की गुडविल निकालूंगा, और 50,000 की गुडविल कैसे निकलेगी? आई हैव इन्वेस्टेड 4,50,000, आउट ऑफ दैट 3 लाख इज़ फॉर शेयर कैपिटल and 1 lakh is for pre-acquisition profit. So what is the amount of the goodwill? 50,000 rupees. So pre-acquisition profit भी हमारी goodwill के calculation में से minus होता है, and the reason is very simple, because now the valuation of the company is not 3 lakh. वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज़ 4 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए तो इसकी कैपिटल है और 1 लाख रुपए इसने कमाए हुए हैं, और ये कमाया कब था? मेरे खरीदने के पहले। तो ये मेरे लिए एक तरह से कंपनी की ही वैल्यू है जो मैंने खरीदी है। तो कंपनी मैंने 4 लाख की खरीदी है, 4.5 लाख में गुडविल हो जाएगा 50,000 रुपये का। इसका मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी हम हमारे गुडविल के कैलकुलेशन में से माइनस करते हैं। सर अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो, मतलब अगर मान लीजिए कंपनी में 3.5 लाख में खरीद लेता तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बच जाता। गुडविल की जगह अगर नेगेटिव आ जाए, मतलब आपने कम पैसे में कंपनी खरीदी है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व मानते हैं, ज़्यादा पैसे में कंपनी खरीदी है तो हम उसको गुडविल मानते हैं। बढ़े आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेवल बढ़ाते हैं अपन। देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड 2 कंपनी है। इसने शेयर कैपिटल 15 लाख की, इसका P&L 3 लाख का है, इसके एसेट्स 11 लाख के और इसके इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए के हैं। अब कंपनी के पास में 1,80,000 का अगेन पूरा प्री एक्विजिशन पड़ा है, मतलब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कंपनी की वैल्यू 6,80,000 है। कंपनी की वैल्यू 6,80,000, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा।
अच्छा, कंपनी ने ये चीज़ 7 लाख में खरीदी है मैंने, कंपनी की वैल्यू कितनी है 680 मैंने उतने में खरीदी 7 लाख में, क्लियर दिख रहा है। 20,000 रुपये किस चीज़ के दिख रहे हैं आपको, क्लियर कट गुडविल के दिख रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो मैं शेयर कैपिटल मर्ज कर देता हूँ 15 लाख की, मेरा P&L तो यहीं आएगा क्योंकि मैं पप्पा हूँ, ये बच्चा है, तो बच्चा पापा में कंसोलिडेट होगा, तो मेरे P&L के साथ कोई छिड़कानी नहीं होगी। मेरा एसेट जो है 11 लाख का, उसमें 6,80,000 की एसेट जुट जाएगी तो 1780 आ जाएगा। और मेन बात है, मेरे 7 लाख के इन्वेस्टमेंट्स में से 680 की कंपनी की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो गुडविल 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लाख के इन्वेस्टमेंट में से 180 का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और 5 लाख की अगर मैं कैपिटल को माइनस कर दूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास गुडविल बच जाती है 20,000 रुपीज़ की। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं साहब। एग्जाम्पल 6 है कि मेरे पास में दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल है 12 लाख रुपए की, इसका P&L है 2 लाख रुपए का, इसके पास एसेट्स है 6 लाख रुपए की, इसका इन्वेस्टमेंट है 8 लाख रुपए के। बी लिमिटेड में अगेन 5 लाख की कंपनी है, बी शेयर कैपिटल है 2 लाख का, P&L है और 7 लाख पूरा ही प्री एक्विजिशन है, क्लियर दिख रहा है। अगेन कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई 7 लाख, जबकि मैंने उसके लिए कितने दिए 8 लाख, मतलब कितने रुपए का गुडविल हो गया 1 लाख रुपए का। तो मेरी 12 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आ गया, 2 लाख रुपए का P&L आ गया, 6 लाख और 7 लाख 13 लाख रुपए की एसेट्स आ गई, और 8 लाख में से 7 लाख रुपए का मैं शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन माइनस कर दूंगा तो गुडविल कितनी बच जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आराम से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 में, जिसमें थोड़ा सा लेवल पढ़ा रहा हूँ। आप सुनना एक चीज़ ध्यान से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होता है वो तो गुडविल के कैलकुलेशन में से माइनस होता है, लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन मतलब मेरे कंपनी को एक्वायर करने के बाद कमाया गया प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को ऑफ कोर्स मैं अपने P&L का पार्ट मानूंगा। कंपनी बोलेगी अरे तो मैंने ही कमाया है, तो जो मेरा शेयर है वो मेरे P&L के अंदर जाना चाहिए। मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम ए लिमिटेड के P&L में ऐड करेंगे और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम हमारे इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। तो प्री और पोस्ट में फ़र्क क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंपनी के P&L में जुड़ता है और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है। ये इंटरेस्टिंग बात आप ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, 25 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, 6 लाख रुपए का उसका P&L है, 20 लाख रुपीज़ की उसके एसेट्स है और 11 लाख रुपए के उसके इन्वेस्टमेंट्स है। अभी इन्वेस्टमेंट की 1 अक्टूबर 2023 को, मतलब मिड ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट। अब मिड ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब साल शुरू यहाँ हुआ है ख़त्म यहाँ हुआ, और मैंने एक्विजिशन यहाँ पे किया है, तो मतलब कुछ प्री होगा और कुछ पोस्ट होगा, तो मतलब इसमें दोनों आ गए, प्री भी आ गया और पोस्ट भी आ गया। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि 20% प्रॉफिट इसमें पोस्ट एक्विजिशन है। यस, तो अब अगर इस एडजस्टमेंट को देखें तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? कंसोलिडेशन में 25 लाख की कैपिटल तो मैं एज इट इज़ यहाँ लिख दूँ। सर इसका जो 6 लाख का P&L है, इसमें कुछ P&L यहाँ से भी निकल के आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि कुछ अमाउंट पोस्ट एक्विजिशन है, तो हम 6 लाख को अंदर लिख देंगे। एसेट्स 20 लाख इसकी और 12 लाख इसकी है, तो 32 लाख रुपीज़ की एसेट्स को हम यहाँ लिख देंगे। अब मेन आता है 11 लाख के इन्वेस्टमेंट को गुडविल कैलकुलेशन के लिए ले जाऊँगा, ये ले गया। इसकी 5 लाख की वैल्यू है। खास बात, हमको करने हैं 7 लाख के 2 टुकड़े। 80% इसमें प्री है और 20% इसमें पोस्ट है। मतलब देखा जाए तो 7 लाख का 20% 1,40,000 पोस्ट है और 5,60,000 5,60,000 इसका प्री है। तो 7 लाख रुपीज़ का एडजस्टमेंट यही होगा कि हम 1,40,000 को तो पोस्ट एक्विजिशन मानेंगे और उसे हमारी कंपनी के P&L में जोड़ देंगे, क्योंकि कमाया हुआ प्रॉफिट है। लेकिन 5,60,000 जो है ये कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है, ये मैंने खरीदा हुआ प्रॉफिट है, और इसीलिए मैं इस प्रॉफिट को अपनी गुडविल के कैलकुलेशन में से माइनस कर दूंगा। क्योंकि जब मैंने 11 लाख रुपए दिए होंगे वो सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए नहीं दिए हैं, मैंने प्रॉफिट जो खरीदा है उसके लिए भी मैंने पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे गुडविल 40,000 रुपये की बच जाएगी। तो मैंने 7 लाख के 2 टुकड़े कर दिए, 80% प्री माना, 20% पोस्ट माना। 80% को मैं ले गया हमारे गुडविल कैलकुलेशन में, 20% को मैं ले गया हमारे P&L के अंदर। तो ये एडजस्टमेंट होता है प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का। अगला एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसमें मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ऐड कर रहा हूँ, एसेट्स का रीवैल्यूएशन ऐड कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, इसका लेवल और बढ़ जाएगा, तो अब इसको सुनना ध्यान से। इसमें मैं एसेट्स का रीवैल्यूएशन भी ऐड कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना ध्यान से। कॉन्सेप्ट ये कि साहब मेरे पास में एक कंपनी है जिसमें 20 लाख रुपीज़ का मेरा शेयर कैपिटल है, 10 लाख रुपए का मेरा P&L है, 15 लाख रुपए की मेरे पास एसेट्स है और 15 लाख रुपए के मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। इसके बदले में मैंने एक कंपनी खरीद रखी है, उस कंपनी की P&L है 10 लाख,
3 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें देखेंगे कितना प्री में जाएगा और कितना पोस्ट में जाएगा। और 13 लाख रुपए की एसेट्स है। 13 लाख की एसेट में भी 3 लाख रुपए की लैंड है और बाकी एसेट 10 लाख रुपए की है। अब इसमें नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। बी लिमिटेड के पास जो 3 लाख का प्रॉफिट है उसमें 2 लाख का प्री है, मतलब ये बात क्लियर हो गई कि 1 लाख का पोस्ट है और 2 लाख रुपए का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। इंटरेस्टिंग ये है कि जिस दिन मैंने कंपनी खरीदी उस दिन मेरे पास एक एसेट का रिवैल्यूएशन है। जिस ज़मीन की वैल्यू 3 लाख थी उसकी वैल्यू बढ़ा के 3.5 लाख कर दी गई है। मतलब जिस दिन मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ ना, उस दिन तक इस ज़मीन की वैल्यू को 3 लाख नहीं 3.5 लाख माना जाए। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरी एसेट जो 13 लाख की दिख रही है वो 13.5 लाख की हो जाएगी, और जो ज़मीन 3 लाख की दिख रही है वो 3.5 लाख की दिख जाएगी। और यहाँ जो प्रॉफिट है वो भी एक्चुअली 3 लाख का नहीं 50,000 का और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आ जाएगा साहब। क्यों प्रॉफिट आएगा? क्योंकि डबल इफेक्ट देना है, इधर ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी तो इधर प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा उस चीज़ का। कमा ली ना बैठे बैठे पैसे, आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो 50,000 का प्रॉफिट भी है। कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये जो 50,000 का प्रॉफिट है जो कंपनी होल्डिंग खरीदने के दिन या जिस दिन कंपनी एक्विजिशन हो रही है उस दिन 50,000 का प्रॉफिट, इसको प्री मानेंगे कि पोस्ट मानेंगे? ऑफकोर्स ये प्रॉफिट खरीदने के दिन जनरेट पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब खरीदने से पहले ही ये बुक हो चुका है, क्योंकि खरीदने के दिन ज़मीन की वैल्यू को 3.5 लाख माना गया। मतलब यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट भी तो 50,000 से बढ़ के आया होगा। मतलब रीवैल्यूएशन भी एक तरह का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही होता है। तो जो अगर आप ज़मीन का रिवैल्यूएशन करते हैं तो वो भी अपने आप में एक प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही है, और उसे भी हम गुडविल कैलकुलेशन में से माइनस करेंगे। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा वो समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। शेयर कैपिटल आ जाएगी 20 लाख रुपीज़ की। 10 लाख रुपए की पेंडल में आप मुझे बताओ इस 3 लाख में से कितना पोस्ट था? सर लिखा हुआ है क्लियर, 2 लाख प्री है, मतलब 1 लाख रुपए का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। 1 लाख रुपए मैंने खरीदने के बाद कमाया है, तो पहली बात 1 लाख रुपए यहाँ जुड़ जाएगा। इसकी एसेट्स 15 लाख की, इसकी एसेट्स 13 लाख की नहीं, अब 13.5 लाख की। तो इसकी एसेट्स हो गई 15 और 13 प्लस उसमें 50,000 रुपये का हमने रिवैल्यूएशन और जोड़ दिया, तो आपकी एसेट की वैल्यू आ गई 28,50,000। एक एक एडजस्टमेंट को ढंग से करते जाना। 15 लाख यहाँ उठाए, 13 लाख यहाँ उठाए, तो हो गया 28 लाख। 50,000 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो यहाँ लिख दी रिवैल्यूएशन के अंदर 28,50 आपका टोटल एसेट हो गया। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट को कहाँ ले जाते हैं बेटा बताओ? गुडविल कैलकुलेशन में। शेयर कैपिटल कहाँ जाएगी? गुडविल में। अब 3 लाख में से बताओ कितना प्रॉफिट गुडविल में जाएगा? 3 लाख पूरा, 1 लाख की 2 लाख? कौन सा प्री था? सब प्री 2 लाख था, तो ऑफकोर्स 2 लाख रुपए को अपन गुडविल कैलकुलेशन में ले जाएंगे, और 50,000 के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी अपन गुडविल कैलकुलेशन में ले जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट आ गए, शेयर कैपिटल आ गया, प्री एक्विजिशन आ गया और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। तो नेट नेट आपकी गुडविल बच गई 2.5 लाख रुपए की, और आपकी बैलेंस शीट अगेन टैली हो गई। इसका मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आपका एक तरह का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही होता है, और उसे भी गुडविल कैलकुलेशन में से ही माइनस किया जाता है। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि सेम एग्जाम्पल है, वो तो आप आंसर निकालोगे तो आराम से निकल के आ जाएगा। अब इसमें एक नया पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किए ना है सारे, इन सब के अंदर हमने ये माना कि हमारे पास में पूरी कंपनी हमारी है, लेकिन अब हम मानते हैं कि साहब पूरी कंपनी हमारी नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे साथ कंपनी में शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं माइनॉरिटीज़। हमारे देश में माइनॉरिटीज़ रिलीजन के लिए वर्ड यूज़ होता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी में माइनॉरिटीज़ वर्ड यूज़ होता है फॉर दो शेयर होल्डर हु आर इन माइनॉरिटीज़। सो अगर मैंने बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लिया तो ऑफकोर्स पूरी कंपनी मेरे हाथ में नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत ऐसा भी अमाउंट होगा जो मुझे मेरा नहीं होगा, किसी और के पास शेयर्स होंगे, और वो शेयर्स वो मेरे को दे नहीं रहा होगा या मेरे को ख़रीदने नहीं होंगे, तो वो भी मेरे साथ कंपनी का पार्टनर ही है, पर उसका पार्टनरशिप मेरे से छोटा है, तो मैं उसको बोलता हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट? सिचुएशन विल बी लिटिल डिफरेंट। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली विल बी द सिचुएशन। सो लुक एट द एग्जाम्पल 10 ये बताता है कि साहब मेरे पास में 15 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, एसेट्स है 11 लाख की, मैंने 3,000 शेयर एक्वायर किए, जबकि कंपनी के पास 5,000 शेयर है। मतलब आई एम होल्डिंग 60% ऑफ द बी लिमिटेड। आई एम नॉट होल्डिंग 100% ऑफ द बी लिमिटेड। हाउ मच आई एम होल्डिंग? आई एम होल्डिंग 60% ऑफ द बी लिमिटेड. So I am not the 40% is the minority and I am holding 60% control over the company. Now what it says that यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो बोलते हैं कि साहब
आप 3,000 शेयर एक्वायर करके बैठे हो 4 लाख रुपए में, मतलब आपके साथ एक और बंदा है जो आपका पार्टनर है। तो अब हम दो कैलकुलेशन करेंगे, हम हमारी शेयर कैपिटल को भी 60-40 में बांटेंगे, हम P&L को भी 60-40 में बांटेंगे। तो उस तरीके से पूरा कैलकुलेशन अपने को करना है, सुनना ध्यान से। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40% आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया सर। अब हम कंसोलिडेशन करें तो सबसे पहले तो 15 लाख की कैपिटल को उठा के यहाँ रख देते हैं साहब, वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये तो मेरी कंपनी है। एसेट्स को भी मैं मर्ज कर दूंगा एज इट इज़, 11 लाख और 6 लाख, क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एसेट्स भी पूरी मर्ज हो जाएगी। 11 लाख और 6 लाख 17 लाख रुपए आ गया। मैं अब क्या करूंगा, ये बहुत काम की बात है, सुनना ध्यान से। मैं दो कैलकुलेशन करूंगा, एक कैलकुलेशन होगा गुडविल का, लेकिन एक कैलकुलेशन और होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। और मैं अपनी AB लिमिटेड की शेयर कैपिटल का, P&L का, सबका दोनों में बंटवारा कर दूंगा, मेरे में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो अगर अपन देखें तो मैंने 15 लाख की शेयर कैपिटल ले ली, मैंने 11 लाख और 6 लाख की एसेट्स ले ली। अब मैं 4 लाख रुपए तो अपने गुडविल अकाउंट के अंदर ले जाऊंगा, ये ले गया सर। शेयर कैपिटल में मैं माइनॉरिटी और मेरे में बांट दूंगा, तो मेरा एक्चुअली जो गुडविल कैपिटल है या जो मेरा भी जो भी अमाउंट है वो 60-40 में बट जाएगा। तो 5 लाख का 60% मेरे पास आ जाएगा और 40% माइनॉरिटी को चला जाएगा। और भैया माइनॉरिटी के बाद सिर्फ शेयर कैपिटल थोड़ी, प्रॉफिट का भी तो बंटवारा होगा, तो हम P&L को भी दो पार्ट में बांट देंगे। 60,000 चला जाएगा हमारे गुडविल को और 40,000 चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। खास बात है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ आएगा, ये गुडविल तो हमको समझ में आ गया कि हमारी बैलेंस शीट में आती है इधर, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर, तो हम इसे नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर ऐड करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज नॉट ए करेंट लाइबिलिटी, इट्स ए नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसको मैं लाइबिलिटी मान लेता हूँ। तो इसको लाइबिलिटी क्यों माना, क्योंकि मैंने एसेट्स पूरी 17 लाख मर्ज कर दिए। तो मैंने बोला एसेट्स पूरी मेरी, लेकिन उसमें से माइनॉरिटी को देना आ रहा है 240, ताकि कंपनी की बैलेंस शीट में क्लियर कट एसेट की वैल्यू भी क्लियरली दिखे। तो हम एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, एसेट तो पूरी 17 लाख की आएगी, एसेट का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन इधर मैं एक लाइबिलिटी खड़ी कर दूंगा कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। वो 40% शेयर मेरा नहीं है इस कंपनी में, किसी और का है, तो वो 2,40,000 रुपये का मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है रिगार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इस तरह की बैलेंस शीट और एग्जाम्पल्स में आ सकती है, तो अपन इसके कैलकुलेशन, ये वाला तो हाँ, ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इट्स अगेन ए गुड एग्जाम्पल, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 11 बोलता है कि साहब हमारे पास बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दे रखी है। अब देखो वर्टिकल बैलेंस शीट आ गई, और एग्जाम में वर्टिकल बैलेंस शीट ही आएगी, तो आप हॉरिजॉन्टल भी आ सकती है। जैसे इस बार दिसंबर 23 में तो उन्होंने टी शेप बैलेंस शीट में क्वेश्चन पूछ लिया था, पर कभी वर्टिकल आ जाए हॉरिजॉन्टल आ जाए, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। P&L दे रखा है 10 लाख और 5 लाख, ये तो होल्डिंग कंपनी का P&L है, तो सीधे हमारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। 5 लाख को मैं ले जाऊंगा गुडविल कैलकुलेशन के अंदर, लेकिन उसमें बांटूंगा दोनों में, थोड़ा अमाउंट जाएगा मेरी गुडविल में, थोड़ा अमाउंट जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। P&L रिजर्व, ये दोनों प्रॉफिट्स हैं, तो देखेंगे इसमें कितना प्री है कितना पोस्ट है। करंट लाइबिलिटीज़ तो मेरी एज इट इज़ मर्ज होकर आ जाएगी, जैसे अपन एसेट्स मर्ज करते हैं वैसे के वैसे करंट लाइबिलिटी को भी जोड़ के एक साथ मर्ज कर देंगे। एसेट से 7 लाख और 890 की, इन दोनों को जोड़ देंगे। और इन्वेस्टमेंट है 6,20,000 का, लेकिन 45,000 शेयर्स है, 45,000 शेयर्स है, मतलब प्रैक्टिकली मेरे पास कंपनी का 90% होल्डिंग है। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास में शायद इसमें दिखा नहीं, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ मैं, 50,000 शेयर्स होंगे एस लिमिटेड के पास ओवरऑल। उसमें से आई एम होल्डिंग 45,000, सो इट मीन्स माई शेयर इन द कंपनी इज 90%। वन मोर थिंग इज गिवन कि हमारे पास कितना प्री और कितना पोस्ट एक्विजिशन है। आप देखो, आउट ऑफ दिस 2 लाख 20,000 इज प्री एक्विजिशन, and out of this 50,000 20,000 is pre acquisition, out of this 40,000, सॉरी वापस मैं रिपीट करता हूँ, गलती कर रहा हूँ मैं। 3 लाख में से 20,000 का प्रॉफिट प्री है और 50,000 में से 15,000 रुपये का रिजर्व फ्री है, प्री है। तो ये दोनों प्री हैं। कितना प्री है, 3 लाख में से 20,000 और 50,000 में से 15,000, मतलब बचा हुआ सारा पोस्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका अपन एक काम करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कितना होल्डिंग आ रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 90% और 10%, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर अपन इसका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट देखें तो सर 20,000 इज द प्री, 15,000 इज द रिजर्व का प्री, तो पोस्ट अपने आप बच जाएगा 280 और 35,000 रुपये का। ये अपने डिफरेंस करके अपने आप निकाल दिया। अब ये बात क्लियर है कि जो 280 है और 35,000 है वो तो एज इट इज़ मेरे P&L में जाके मर्ज होंगे, लेकिन पूरे होंगे क्या, मैं पूरे को प्रॉफिट मान लूँ अपना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 90-10 का पार्टनरशिप है मेरा, तो ऑफकोर्स मैं अपने P&L पोस्ट एक्विजिशन का 90% मेरे P&L में ले जाऊंगा और 10% माइनॉरिटी को दूंगा। और 20,000 और 15,000 का भी 90% मेरी गुडविल में जाएगा और 10% माइनॉरिटी को जाएगा, मतलब हर चीज़ में 10% माइनॉरिटी शेयर ले लेगा। तो अगर कंसोलिडेशन करें तो पहले शेयर कैपिटल ले लेते हैं 10 लाख रुपए की,
P&L है 2 लाख का, लेकिन जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है 280 का, उसमें 90% मुझे आएगा, 10% किसको जाएगा, माइनॉरिटी को जाएगा। तो वो अपन 280 का 90% मेरे इसमें ले लेते हैं। सेम 35,000 का भी 90% मेरे इसमें आ जाएगा, बाकी सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, माइनॉरिटी को। और करेंट लाइबिलिटी मर्ज होके आ जाएगी, एसेट्स मर्ज होके आ जाएगी पूरी की पूरी। अब कैलकुलेशन ये इंटरेस्टिंग है गुडविल का। मैंने 6,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 4.5 लाख मेरी शेयर कैपिटल है, वो कैसे आई, 5 लाख का 90%। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी मेरे को 90% करना पड़ेगा, मतलब जो 20,000 दिख रहा है इसका 90% में करूँगा तो ये आ जाएगा 18,000 का। रिजर्व का भी 90% करना पड़ेगा, तो रिजर्व का 90% करेंगे तो आ जाएगा 13,500 का। तो बाकी सबका माइनॉरिटी को चला जाएगा, तो शेयर कैपिटल 50,000, 4.5 लाख यहाँ, 50,000 यहाँ। प्री एक्विजिशन और P&L भी 2,000 और 1,500 यहाँ, 18,000 और 13,500 यहाँ। और पोस्ट एक्विजिशन का भी 10% लेना पड़ेगा ना, 2,80,000 और 35,000 का, इसका भी 10% माइनॉरिटी को चला जाएगा। तो 2,80,000 का 10% 28,000 और 35,000 का 10% 3,500। मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमा के बैठी है सब्सिडरी या कमाएगी, प्री हो या पोस्ट हो, अल्टीमेटली 90% शेयर मेरा है, 10% शेयर माइनॉरिटी का हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आपको यहाँ पे गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा एक और क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल का एडजस्टमेंट भी आ गया है। आपको बता दूं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन इसी लेवल का क्वेश्चन था। दिसंबर 2023 के एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो मैंने स्क्रीन पे डाला है, और आप सॉल्व करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि द लेवल ऑफ दैट क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू द लेवल दैट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। कोई दम वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको पूरा का पूरा देख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद और मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे, तो वो आप एक बार खुद कर लीजिएगा। अब इसमें ना एक मेन एडजस्टमेंट आता है, बाकी सब तो मेरे को लगता है यही सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों ने किए हैं, उसके अंदर और कोई तकलीफ कहीं नहीं आएगी। एक एडजस्टमेंट आता है रिवैल्यूएशन के केस में, डेप्रिसिएशन का क्या होगा, तो वो वाला एडजस्टमेंट अपन मॉड्यूल से एक बार देख लेते हैं। मॉड्यूल में वो क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें रिवैल्यूएशन भी हुआ है और रिवैल्यूएशन के साथ डेप्रिसिएशन भी है। वो वाला एग्जाम्पल मुझे देखने दो कौन सा है, वो वाला इंटरेस्टिंग केस है बस। वो भी बहुत हायर लेवल चले गए हम इसलिए, उससे ज़्यादा उसमें भी कोई खास बात नहीं। पर उसमें क्या है, एक और चीज़ आती है बोनस वाला, तो वो तो आपको बहुत इजीली इस मॉड्यूल को देख के समझ में आ जाएगा कि बोनस का एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो एक बार आप कॉपी में करोगे तो भी पूरा एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। मुझे जो मेनली बताना है वो आई थिंक एक तो रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट बताना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिवैल्यूएशन विद डेप्रिसिएशन, ऊपर होगा इलस्ट्रेशन। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा इसके अंदर। अगर आपने इसमें मॉड्यूल का बोनस इश्यू और डिविडेंड वाले क्वेश्चन कर लिए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद इसमें और कोई लेवल नहीं बचेगा जो करना रह जाएगा। मेरे को देखने दो कौन सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक तो लेवल लो ही है, वहाँ नहीं होगा, शायद और आगे होगा, देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 हो गया। इलस्ट्रेशन 8 के बाद डिविडेंड वाला पॉइंट तो आ ही गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया। मैं देखता हूँ कि कौन सा केस है, बाकी को तो मैंने नो नीड टू डू लिस्ट में डाला हुआ है। आई थिंक ये केस था क्या, डेप्रिसिएशन है इसके अंदर। मेरे को यही देखने दो कि एक्वायर हुआ है, इज देयर एनी डेप्रिसिएशन इन दिस क्वेश्चन। हाँ इसमें है, ये वाला केस मुझे आपको स्पेशली समझाना है। वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट केस नंबर 3, एंड लिसन केयरफुली। इस केस में क्या होगा, एग्जाम्पल सुनना। मेरे पास में 2 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ दिख रही है, 2 बैलेंस शीट दिख रही है। एच लिमिटेड की होल्डिंग की है, रिजर्व्स हैं, P&L है, ट्रेड पेएबल है। अभी ये सब मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको मैं अपन भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए कि ये सब है। इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, P&L दे रखा है, ट्रेड पेएबल दे रखा है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है। I am holding 80% of the company. It means 20% company is in the hand of minority interest. Okay, this is I got from this 80% shares. Now surplus in the P&L account is 30,000 on 1st April and remain unchanged since that date. मतलब जो आपका 60,000 रुपये का P&L दिख रहा है उसमें से 30,000 रुपये प्री है और 30,000 रुपये पोस्ट है। रिजर्व पूरा का पूरा प्री ही है क्योंकि वो अनचेंज हुआ ही नहीं, मतलब रिजर्व पूरा का पूरा प्री ही माना जाएगा। हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे वो 3,40,000 के खरीदे, तो व्हाट इज़ माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,40,000।
प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख की थी 1 अप्रैल को, जो कि स्टूड होके 180 की हो गई है 1 अक्टूबर 2021 को। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो प्लांट एंड मशीनरी आपको दिख रही है दैट इज़ 135 एक्चुअली। उसका बुक वैल्यू बताऊँ तो मैं आपको बताऊँ कितनी है, 1.5 लाख, और उसमें एक्चुअली 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन शामिल होगा। तो यहाँ आके ये 1.35 की दिख रही है, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। उन्होंने बोला है अब इसकी वर्थ को 180 कर दो, इसकी वर्थ को 180 कर दो, मतलब अब ये 1,80,000 की है। तो आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग सोच के बताओ, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ेगा। आप सिर्फ एक चीज़ ये मत कर देना कि एसेट की वैल्यू को बढ़ा देना, आप ये सोचना कि जितना एसेट की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही डेप्रिसिएशन भी तो इंक्रीज़ होगा। तो अगर मेरी एसेट की वैल्यू 1.5 लाख से बढ़ के 1,80,000 हो गई है, तो इसके पास जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चल रहा है वो भी 15,000 प्रपोर्शनेट था, तो ये भी तो बढ़ के 18,000 हो जाएगा ना। 18,000 हो जाएगा, मतलब 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ क्या, मेरा रिवैल्यूएशन हुआ 30,000 से, पर 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट तो 27,000 रुपये का ही आएगा ना। यही इफेक्ट यहाँ पे अपने को लेना है। मतलब प्रैक्टिकली हम रिवैल्यूएशन करेंगे 30,000 से, लेकिन हम डेप्रिसिएशन भी 3,000 रुपये से बढ़ाएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि भैया नेट इफेक्ट तो 27 का ही आया है, या दो इफेक्ट देने हो तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस करना 30,000, और डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो माइनस करने की जगह हमारे गुडविल कैलकुलेशन में प्लस हो जाएगा, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा ये देखो, ये दिया हुआ है कि पहले डेप्रिसिएशन 15,000 था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मैं आपको उसका पूरा एडजस्टमेंट नहीं, इसमें एक चीज़ और है। ओके, मैंने एक चीज़ और कंसीडर नहीं करी, मैंने मान लिया, इसमें ध्यान रखना ये रिवैल्यूएशन 1 अक्टूबर को हुआ है, 1 अक्टूबर को, ये 1 अप्रैल को वैल्यू कंसीडर हुई है, जबकि 1 अक्टूबर को 1,80,000। तो एक में एक एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा बेटा, रुकना। 1.5 लाख रुपए की मेरी मशीन है, उस पर 15,000 का मेरा डेप्रिसिएशन था। ये कब तक था, ये था टिल 1 अप्रैल। पर मुझे एक चीज़ बताओ, इस डेप्रिसिएशन में आपका 6 महीने का डेप्रिसिएशन और आएगा। तो अगर मैं इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो ओपनिंग बैलेंस से मेरे पास 15,000 का डेप्रिसिएशन चले आ रहा है, और 1.35 की वैल्यू ओपनिंग थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास 1/4 से 1/10 तक 15,000 का 6/12 7,500 का डेप्रिसिएशन ही आएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, इसको यहाँ समझाता हूँ मैं। 1 अप्रैल को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वापस सुन लेना। मेरी एसेट की वैल्यू 1.5 लाख है। 31 मार्च को मेरी एसेट की वैल्यू 1.35 है एज पर दी बुक्स। मतलब इस बीच में 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है। सर ये 1.35 कहाँ से आया, ये आपको बैलेंस शीट से दिखेगा। अब मैंने जो होल्डिंग ली है वो ली है एकदम मिड ऑफ द ईयर में, हाफ कर लें इसका 2 पार्ट। मतलब देखा जाए तो 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ है और 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ है। इस दिन अगर मैं देखूँ तो इस दिन तक मेरी असेट की वैल्यू 1,42,500 चल रही होगी। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख में से मैं 7,500 का डेप्रिसिएशन हटाऊंगा, तो इस तारीख तक मेरे एसेट की वैल्यू 142 है, और इस दिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम हमारी एसेट की वैल्यू को 1,80,000 कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग खास बात है। तो मतलब देखा जाए तो मेरा रिवैल्यूएशन, मैंने 15,000 गलत बोल दिया, इसका सही रिवैल्यूएशन जो हुआ है ना वो 37,500 रुपये से हुआ है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं हाफ ईयर में आके रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो इसमें जितना बुक वैल्यू इस दिन तक है उस दिन को देखना पड़ेगा ना। तो मेरी उस दिन बुक वैल्यू तो 140 to 500 हुई, क्योंकि 7,500 तक ही डेप्रिशिएट हुई है ये। तो मैंने उस 140 to 500 की चीज़ को अल्टीमेटली यहाँ पे 37,500 पे रिवैल्यूट कर दिया। कैपिटल प्रॉफिट हो गया 37,500 का। तो यहाँ तक का मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन पे क्या आएगा वो भी मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंगली बता देता हूँ। अगर मैं बचे हुए अमाउंट के लिए देखूं तो मेरा पहले 1.5 लाख पे 7,500 रुपये का डेप्रिसिएशन बैठ रहा था। मतलब 7,500 का डेप्रिसिएशन था फॉर 1.5 लाख। मेरी अगर 1.5 लाख की एसेट थी तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना बैठ रहा था, 7,500।
अब मेरी एसेट की वैल्यू 180 हो गई है, तो मुझे आप बताओ आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 9000। मतलब देखा जाए तो मेरे को डेप्रिसिएशन भी बढ़ाना पड़ेगा 1500 रुपये से। तो मेरा जो ये डेप्रिसिएशन कहाँ बढ़ेगा, प्री में कि पोस्ट में जाके, पहले सोच के बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ बढ़ेगा 1500 का, प्री में जाके कि पोस्ट एक्विजिशन में जाके। ऑफकोर्स पोस्ट एक्विजिशन में जाके मेरा 1500 रुपये से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, तो मैं अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से 1500 रुपये डेप्रिसिएशन के भी हटा दूंगा, और मेरा कैपिटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 37,500। तो मेरा 1500 रुपये का एक तरह का रेवेन्यू लॉस है, पर ये पोस्ट एक्विजिशन में से जाएगा, क्योंकि ये बढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन कब हुआ, होल्डिंग लेने के बाद। तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि मैं अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से 1500 के डेप्रिसिएशन को हटा दूंगा, और मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 37,500 रुपीज़। ये इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो विल फाइंड आउट कि मैं अपने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से 1500 का डेप्रिसिएशन हटा रहा हूँ, और अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में 37,500 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ रहा हूँ। तो मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्री में जुड़ेगा, और मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ा हुआ पोस्ट में से माइनस होगा। तो वो करके हम नेट कितना प्री प्रॉफिट है और कितना पोस्ट प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं, और उससे फिर अपन उसको बंटवारा कर सकते हैं बिटवीन माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड बिटवीन द गुडविल कैलकुलेशन। तो दैट इज़ अ वेरी इजी स्टेप। मेन इसमें मेरे को 37,500 कैसे आया और 1500 का डेप्रिसिएशन कैसे आया वो एक्सप्लेन करना था, एंड आई होप अब वो आपको ये वाले एडजस्टमेंट से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि 1500 का डेप्रिसिएशन कैसे आया और 37,500 का कैपिटल प्रॉफिट कैसे आया। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अच्छे से सॉल्व करना। तो दिस इज़ योर मॉड्यूल, और इसमें जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन कैलकुलेशन थे, वो मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा आई थिंक और कोई इंटरेस्टिंग केस नहीं है जो बचता है। एक डिविडेंड वाला केस है, तो वो ऊपर आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन क्लास में भी किया था, और पूरा सॉल्यूशन उसका अवेलेबल है, तो उससे पूरा का पूरा वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और कोई ऐसा लेवल नहीं है जो इसमें करने की ज़रूरत है। ये जो लेवल है मॉड्यूल का, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप इसमें सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन करना, मॉड्यूल के अलावा इसमें और कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ए क्विक एंड फास्ट रिविजन ऑफ कंसोलिडेशन। तो इससे आपको कंसोलिडेशन का पूरा एक रिकैप मिल गया। अब आप पूरी की पूरी कॉपी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे को व्हाट्सएप करके डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइस।